हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब हमारे काफ़ी कम डेज़ रह गए हैं और एग्ज़ाम आपको पता ही है अगस्त में है। डेट भी आपको पता है और जल्दी ही आपको कंफर्म हो जाएगा। वैसे अगर आप लोगों को बोला जाए तो आप 12 का ही मान कर चलिए कि 12 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम दिन रहते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ फुल ऑन एमसीक्यूज़ का टाइम है, हमें एमसीक्यूज़ करने चाहिए। और भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि अब हमारी क्लास जो है वो 3 डेज़ हो गई है। तो 3 डेज़ ही क्लास लगा करेगी। 3 डेज़ आपकी हिस्ट्री और कॉमर्स की लगा करेगी और 3 डेज़ आपकी मेरी लगी करेगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी हिस्ट्री और कॉमर्स की लगेगी और उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपकी हिंदी की क्लास लगेगी, ठीक है। तो आपको हिंदी क्लास थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है आपको अटेंड करनी है, ओके। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स एनटीए की आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। और सारा कुछ जो है इसमें आपको पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने, क्योंकि फर्स्ट पेपर का आपको थोड़ा और आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि फर्स्ट पेपर में किस तरीके से करना है। तो अभी इस टाइम पे तो मैं यही कहूँ कि जिन्होंने बिल्कुल भी फर्स्ट पेपर को हाथ नहीं लगाया है वो फर्स्ट पेपर के अभी जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ करें, ठीक है। और सेकंड पेपर के भी एमसीक्यूज़ करें, क्योंकि अब तो सिर्फ एमसीक्यूज़ करने का टाइम है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। आप चाहते हो तो आप देखिए, फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप फिलर फॉर्म लिखिए, इस तरीके की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर एंड मॉक टेस्ट जो है इजीली मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी क्लासेस का, तो यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मेरी क्लास फिलर फॉर्म में 3 डेज़ लगा करेगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम 3 डेज़ ही अपनी क्लास चलाएंगे एंड देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने आप को टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि यही बहुत प्रीशियस टाइम है और इस टाइम आपका जेआरएफ नेट क्लियर कर पाना जो है ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। और इसलिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मेरी जो क्लास है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, तो मेरी क्लास जो है वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगी, ठीक है। सो आपको थर्सडे, फ्राइडे 3 डेज़ जो है क्लास को अटेंड करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आई हूँ, देखिए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट करवाया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद नहीं करवा पाई थी। और अब तो हमारे पास दिन भी कम है और अगर हम यूनिट्स में चले गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और रिवीजन तो वैसे भी हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। हमारा अच्छी तरीके से हमने एक एक टॉपिक को किया था, बस आप लोगों को ही थोड़ा सा उसको पढ़ना है। और आपके पास 3 डेज़ है, क्योंकि 3 डेज़ आपकी कोई क्लास नहीं होती, 3 डेज़ आपकी हिंदी की क्लास होती है और 3 डेज़ आप फ्री होती हैं। तो आप आराम से उस टाइम पर रिवीजन जो है कर सकते हैं और 3 डेज़ फिर मेरे साथ एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। तो सो आपका दोनों चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएगा इजीली। तो चलिए, आज भी हम यूजीसी के ही कुछ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, प्रश्न आए हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यस, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गरम राख। तो उल्टे पुल्टे करके दे रखे, इसका सही उत्तर बताइए, सही क्रम क्या है? प्रकाशन काल के अनुसार बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर सी है हमारे पास। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा गरम राख। जो गरम राख है इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1957 का। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जो है इसके लेखक है। उसके बाद आता है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और लेखक कौन है इसके? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा टेराकोटा। टेराकोटा जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, फिर है मानस का हंस। मानस के हंस इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो गरम राग पहले आएगा, फिर आएगा भूले बिसरे चित्र, फिर आएगा टेराकोटा और फिर आएगा मानस का हंस। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का अनुक्रम क्या है? ठीक है, कृतियों का अनुक्रम बताना है। तो क्या है? स्मृति कर्ण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हशमत। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा स्मृति कर्ण। ठीक है, स्मृति कर्ण जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 का है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास। कौन है? सेठ गोविंद दास। उसके बाद आता है हम हशमत। हम हशमत जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 का। और इसके लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। उसके बाद आते हैं लीक अलीक। लीक अलीक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। 1980 का है। और 1980 का है उसके लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। उसके बाद आता है वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1984 का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1984 का। और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसको बिल्कुल सीरीज में लगाएंगे। स्मृति कर्ण, हम हशमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। निम्नलिखित संस्थाओं के उनके प्रवक्तकों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रवक्तक दे रखे हैं और उसकी संस्था का नाम दे रखा है, वो बताना है। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधन समाज। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? चलिए इसको मैं मैच करके बताती हूँ आप लोगों को। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का क्या आएगा यहाँ पर? ये वाला आएगा जिसको हम कहते हैं महादेव गोविंद रानाडो। उसके बाद सोसाइटी जो है ये अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका आएगा आप एनी बेसेंट, या एनी बेसेंट भी है और मैडम ब्लावात्स्की, कर्नल हेनरी एल्कॉट भी है। उसके बाद सत्यशोधन। सत्यशोधन समाज जो है इसकी किसने की है? महात्मा सरस्वती। महात्मा फूले लिखा है, महात्मा सरस्वती। ठीक है, नहीं महात्मा सरस्वती नहीं, महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, बस बाकी तो एक ही रह गया।
दयानंद सरस्वती रह गया, दयानंद सरस्वती का भी बता देती हूँ, इनके हैं अपने आर्य समाज के, ठीक है, आर्य समाज के जो प्रवर्तक है वो कौन है, दयानंद सरस्वती। तो दोबारा बता देती हूँ, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। प्रार्थना समाज जिसका प्रकाशन वर्ष 1867 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, प्रवक्ता कौन है, महादेव गोविंद रनाडे। फिर उसके बाद आते थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका प्रकाशन जो है 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इसके प्रवक्तक एनी बेसेंट थे। उसके बाद सत्य शोधन समाज जो है इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रवक्ता महात्मा ज्योतिबा फूले है। उसके बाद आते हैं आर्य समाज, आर्य समाज के हैं 1875 ईस्वी और इसके प्रवक्ता कौन है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो नवगीत विधा से किसका संबंध नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर है गिरधर राठी, ठीक है, कि कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो नवगीत विधा से सबका संबंध है, गिरधर राठी का संबंध नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का जो आरंभ था वो किसने किया था, राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया था सन 1958 ईस्वी में। गीतांजलि शीर्षक जो है, गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन में माना जाता है, ठीक है, उसके संपादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा, माई ना होती बाप ना होते कर्मा ना होता काय, हम नहीं होते तुम नहीं होते कहाँ कहाँ जेत आए, चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाए, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, कबीर की, रैदास की, सूरदास की, मूलकदास की। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या है। यस, इसका आंसर है नामदेव, ठीक है। तो आपने बताना है कि इस पंक्तियों में नामदेव जो है, नामदेव को ही बिठावा संत भी कहा जाता है। कौन सा संत, बिठावा संत, बिठोवा संत, ठीक है, नामदेव को बिठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्त के सगुण निगुण दोनों रूप को अपनाया है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है, जैसे कबीर की है कि माधो मैं कैसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव की है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, कीचर जीरे चरण पर नामा सिपी लाका। रैदास की है कि जब हम होते तब तू नहीं अब तू है मैं नहीं। मूलकदास जो है वो कहते हैं, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी मैंने आपको बताई। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न है, जीवन मुँह चारी को नीको दरस परस दिन राती करती है कान्हा पिया पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है, निर्गुण भाव की, सगुण भाव की, आसुर्य भाव की, दैहिक श्रृंगार भाव की। तो इसका आंसर है, इसका आंसर सी है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी।
निगुण भक्ति काव्य सगुण भक्ति काव्य के विपरीत धरा है। निगुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया करते। ठीक है, निगुण का अलग है, अब सगुण का अलग है। निगुण के अंदर कौन कौन से कवि आ जाते हैं? कबीर, रैदास, ठीक है, लाल दास, दादू दयाल, ये सब निगुण कवि हैं। उसके बाद सगुण शाखा में कौन कौन आ जाते हैं? सगुण में कौन कौन आ गए यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे। बैकुंठ हुए सुखद अताप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव बीवर से बाहर हो विक्षिप्त वितरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका कथन है? साकेत में चिरकुट का, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सी है, रश्मिरथा में परशुराम आश्रम का। तो यहाँ पर क्या है? बैठे हुए सुखद अताप में मृग रोमंथन करते हो, वन के जीव बीवर से बाहर हो विक्षुब्ध विचारते हैं। पंक्तियाँ जो है वो किसका वर्णन है? तो यहाँ पर जो है रश्मिरथी में परशुराम जो है आश्रम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे इनके कृतियों के प्रकाशन वर्ष याद कर लेना। आठवां प्रश्न है, विलक्षण बात यही है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। तो यह कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बचन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। जल्दी कीजिए, हरी अप। तो इसका आंसर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्यों है बी, ये भी समझ लीजिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है, और उपयुक्त कथन नाटक रामचंद्र शुक्ल जी का है, और हिंदी का प्रथम नाटक और उनके प्रस्तुत इस प्रकार है। डॉक्टर दशरथ ओझा जो नाटककार जिनके कौन हैं? गायसु कुमार रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिनके पुत्र का नाम क्या है? गौरक्षस विजय। डॉक्टर बच्चन सिंह जिनके नाटक का नाम क्या है? आनंद रघुनंदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नुहुष। तो ये इसका आंसर। आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न, अरे अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतर गए हैं, रिश्तेदार उतर गए हैं, हम का। ये वाला प्रश्न देखिए, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे रिश्तेदार उतर गए हैं, इससे कुल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है पंक्तियाँ? ये है धूमिल की। तो इसका आंसर है धूमिल की पंक्तियाँ हैं ये। जिनको पंक्तियों को सुदामा पांडे धूमिल की है। सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं का तीव्र प्रभाव किया है। चलिए आगे। मैं नीर बही डुबकी बदली महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत किस प्रकार की काव्य संग्रह से संबंधित है? निहार से, रश्मि से, नीरजा से या संध्या गीत से?
तो इसका आंसर है संध्या गीत से। तो संध्या गीत इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, पंक्तियां महादेवी वर्मा की संध्या गीत काव्य संग्रह से ली गई है। निहार की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1930 का है, ठीक है। अगर बात करें रश्मि की तो रश्मि का टाइम पीरियड 1932 है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं नीरजा। नीरजा का प्रकाशन वर्ष 1934 है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीरजा के बाद संध्या गीत। संध्या गीत का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ है, तो उसका 1930। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उसके कथन से सुमेलित किया। दंडी, बामा, वामन, शिमेंद्र। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आते हैं दंडी। दंडी का आएगा आपका यहाँ पर शरीर ताव दृष्टि व्यच्छिता पदावली। तो ये वाला दंडी का है हमारा, ये काव्य दर्श से लिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है, काव्य दर्श की पंक्तियाँ हैं, वहाँ से इस कथन को उठाया गया है। उसके बाद बामा आ जाते हैं। बामा जो है इनका आ जाता है अपना शब्दों साहित्य काव्य गद्य पद्य व द्वित। तो ये जो है आपका काव्य अलंकार सूत्र से लिया गया है। उसके बाद आते हैं वामन। वामन का जो है आप कर दो ये काव्य शोभ्या कर्तव्य धन्य गुणा, ये काव्य अलंकार सूत्र से लिया गया है। फिर आते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का यहाँ पर आ जाता है आपका अनुचित्याद्य नित्यात रसभंगस्य कारण, ठीक है। तो ये जो है औचित्य विचार की चर्चा में से लिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं, डी। 12वां प्रश्न है, युग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पर पीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़ित पीड़न रति ग्रंथि या एडिपस ग्रंथि? एडिपस ग्रंथि। चलिए मैं आंसर बताती हूँ फटाफट। इसका है बी। बी क्या है? इलेक्ट्रो ग्रंथि, ठीक है। तो पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ की प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जबकि माता पर अधिकार और पिता पर ग्रंथियों को ओडिपस के रूप में जानते हैं। तो यह दोनों ग्रंथियाँ बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न देखिए 13वां। तोरी मनानी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी बहे मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है क्या? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते हैं। रसखान को भरा हुआ कि जिस पर गोपियाँ मारती है उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। रसखान मोहिनी का मान मंदन करना चाहते थे। तो क्या उत्तर है इसका?
इसका आंसर बी है। ठीक है, अब बी के अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है। बी के अंदर आता है पहला हमारे पास ए, रसखान जो है किसी स्त्री पर आसक्त थे। बी, स्त्री मानवता थी और रसखान का अनादर करती थी। डी, डी क्या है, रसखान को घास भास हुआ कि जिस पर गोपियां मारती है उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14वां प्रश्न, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलित करने के प्रमुख के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, साग है, वेद्रिया है, माछ है। ठीक है, अब इसको मैच करना है। सबसे पहले आते हैं सांग। सांग का आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद नहीं, सांग का आएगा आपका हरियाणा। सांग का क्या आएगा आपका हरियाणा। उसके बाद विदेशिया, विदेशिया का आपका आएगा सीधा बिहार। मार्च, मार्च का क्या आएगा आपका, मार्च का आएगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद आएगा ख्याल, ख्याल जो है ख्याल का क्या आएगा राजनीतिक। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हिंदी के 15वां प्रश्न है। ये हिंदी के प्रथम आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस राजनीतिक कवि के बारे में कही है? मतीराम, देव, महाराष्ट्र जसवंत सिंह या पद्माकर? तो इसका आंसर है महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह। उसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति कृष्ण भक्ति धारा कवियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास? तो इसका आंसर आएगा नाभादास, क्योंकि ये डायरेक्ट पता चल गया होगा नाभादास जो है कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है, क्योंकि नाभादास जो है वो राम भक्ति धारा के कवि हैं। किसके हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की बात करें कि उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो नंददास आते हैं, हरिदास आते हैं, ध्रुवदास आते हैं, सूरदास हो गया, कुंभन दास, परमानंद दास हो गया, कृष्णदास हो गया, गोविंद दास हो गया। ठीक है, और चतुर्भुज दास हो गया, रसखान दास हो गया, मीरा, रहीम, सूरदास सब आ गए इसके अंदर। ठीक है, राम भक्ति की बात करूँ तो राम के अंदर जो है राम काव्य जो धारा है उसके अंदर जो कवि आते हैं वो आते हैं रामानंद। ठीक है, अगरदास, तुलसीदास, नाभादास, नारोत्तम दास, विष्णुदास, इस तरीके के जो है आते हैं। चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न। हमारा 17वां प्रश्न क्या है? अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के लिए जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग बहुत अधिक तक आदि काल के अंत, क्या उसके दिल पीछे बताइए इसका आंसर क्या है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर बी है, शाबाश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है। ठीक है, वीर गाथा काल जिसका समय पीरियड 1050 से लेके
ठीक है, 1375 तक का था। उसके बाद भक्ति काल का 1375 से 1700 तक का था। रीति काल का 1700 से लेके 1900 तक था। और गद्य काल का आपका 1900 से 1984 में जो है इसका था। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रगति प्रकाश, श्वारकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल, प्रतिबोध। चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं। प्रगति प्रकाश का आएगा यहाँ पर आपका वररुचि। श्वारकाचार जो है इसका आपका क्या आएगा, श्वारकाचार का देवसेन। प्रबंध चिंतामणि का आएगा आपका जैनचार्य मरुतंग। कुमार पॉल प्रतिबोध का जो है आएगा सोम प्रभु सूरी। ठीक है, चलिए आगे चले। उन्नीसवां देखिए प्रश्न। यही सच है कि कहानीकार कौन है? यही सच क्या कहा, कहानीकार बताना है। कृष्ण सोबती, उषा प्रियवदा, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग। इसका आंसर है मन्नू भंडारी। यही सच है, ये मन्नू भंडारी की है। ठीक है, अलग अलग सबका अलग अलग है। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न की ओर। सूची दे रखी है, एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं, एक तरफ जो है रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो पेरिप्सूस, द सेक्रेड वुड, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, लिटरेरिया। यस, इसका आंसर है हमारे पास पेरिप्सूस। ये जो है आपका किसका है, लोजाइनस का है। ठीक है, पेरिप्सूस जो है लोजाइनस का है। द सीक्रेट वुड जो है टीएस इलियट का है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की है। बायोग्राफी लिटरेरिया जो है आपकी कॉलरिज की है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की, विलियम वर्ड्सवर्थ की है लिरिकल ब्लैडर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उपयुक्त धैर्य वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से होता है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुख, अशोक की चिंता। यस, इसका आंसर है उन्मुख। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बाईसवां प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो वर्ड्सवर्थ की नहीं है ये बताना है। तो काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ये 4 बात बोली गई है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है कि वर्ड्सवर्थ की जो नहीं है वो बताना है।
तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी का है भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग जो है होना चाहिए, ये बात वर्ड्सवर्थ के जो है उसमें गलत है। तो मतलब काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है, तो ये वाली जो है वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बाकी सारी है कि ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा जो है वो प्रयुक्त होनी चाहिए, कृत्रिमता और आडंबरों के बाद कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तेईसवां प्रश्न देखिए क्या है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति में स्थितर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ संपादन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। तो कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जिनेंद्र कुमार के, राजेंद्र यादव के, यशपाल के, इला चंद्र जोशी के। बताइए इसका आंसर क्या है? यस, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे ए, जिनेंद्र कुमार। कहानी के विषय में बताया गया कहानी इतिवृत्त का ही रस है, लेखक इसके जिनेंद्र कुमार हैं। ठीक है, निम्नलिखित रचनाएं जो है उनकी है जिनेंद्र कुमार की। तो यहाँ पे जिनेंद्र कुमार ने जैसे रचनाएं लिखी है, फांसी हो गया, वतायन हो गया, दो चिड़िया हो गया, पाजेब हो गया, ये जिनेंद्र कुमार की है। फिर अगर हम राजेंद्र यादव की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि। ठीक है, उसके बाद आता है यशपाल। यशपाल का क्या है? यशपाल का है पिंजरे की उड़ान। ठीक है, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। इलायची जोशी, अगर इलाचंद्र जोशी का देखें, इलाचंद्र जोशी का क्या है? धूप रेखा हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि, ये सारी इनकी रचनाएं। 24वां प्रश्न क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है? तो कालिदास की निर्कुशता, कविता कलाप, और यही सारा कुछ लिखा हुआ है, कविता कलाप और कुमार संभव सार, कुमार संभव सार, कविता कलाप और कालिदास की निर्कुशता, कालिदास की निर्कुशता, कालिदास और उनकी कविता। बताना है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर है डी, कालिदास की निर्कुशता। ठीक है, कालिदास और उनकी कविता है, तो ये दोनों की दोनों जो विधा है ये आलोचनात्मक विधा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उन्होंने और भी जैसे सरस्वती पत्रिका है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने 1908 में कवियों की उर्मिला विषयिक उदासीनता नामक लेख लिखा था। द्विवेदी जी ने 1903 में 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का भी संपादन जो था वो किया था। कब किया था? 1903 में से लेकर 1920 तक। पच्चीसवां प्रश्न है हमारा अभिनव गुप्त के अनुसार। तो अभिनव गुप्त के अनुसार कौन सी बात बतानी है इसमें? मानव मन में वासना रूपी में स्थित स्वाभिभाव स्थायी भाव का साधारीकरण होता है। साधारीकरण के कारण भोज कर्तव्य व्यापार अनिर्वाय है। साधारीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधनों से छूट जाता है। आधारीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध हो रहता है। तो क्या आंसर है इसका? अभिनव गुप्त के अनुसार कौन सी बात कही है उन्होंने इनमें से?
तो इसका आंसर है सी। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है। तो ये वाली जो बात है ये कही है यहाँ पर। मानव मन में वासना रूपी में स्थित स्वाभिमान का साधारणीकरण होता है, और मुझे तो लगता है इसका ये भी है और साथ ही साथ ये भी है, तो ए और सी दोनों हैं। ठीक है, मानव मन में वासना रूपी में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, और दूसरा साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर ही बंधन से छूट जाता है। अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल में सम्मिलित करना है। रचनाएं और प्रकाशन काल दे रखा है, सम्मिलित करो इसको, जल्दी से बताइए। मोहन राकेश की डायरी, ठीक है, मोहन राकेश की डायरी जो है आपकी 1985 में हुआ था। इसके रचनाकार कौन थे? मोहन राकेश ही थे। डायरी के कुछ पन्ने जो है इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, और इसके रचनाकार थे घनश्याम दास बिडला। उसके बाद मेरी कॉलेज डायरी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1958 का था। 58 तो नहीं कहूँगी मैं, 1954 भी हो सकता है, 54 और 58 में कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लेना। धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। उसके बाद आता है एक कार्यकर्ता की डायरी। कार्यकर्ता की डायरी ये हमारा है 1972 ईस्वी में, और इसके रचनाकार कौन है? सीताराम सेक्रेटरिया। अगला प्रश्न है हमारा 27वां, जनमना कवि प्राकृत्य घुमक्कड़ और विचारत मूलत मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलत मार्क्सवादी किंतु वे सभी उनके बाहर भी झांक लेते हैं। तो बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? किसी कवि के विषय में ये बात बोली है, ये वाक्य बोले हैं, कथन बोला है, तो बताना है किनके विषय में बोला है। ठीक है, मुक्तिबोध के केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो इसका आंसर है नागार्जुन। ठीक है, बच्चन सिंह ने जो है नागार्जुन के विषय पर ये बात बोली थी। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। उनके व्यक्तित्व पर राहुल साकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव भी पड़ा था, और यह मैथिली में यात्री नाम उपनाम से लिखते थे। कौन से नाम से? यात्री उपनाम से भी लिखते थे मैथिली में। और इनकी रचित उपन्यास जो है रति नाम की चाची, बलचलमा, ठीक है, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, उग्रतारा आदि, इस टाइप के उनके जो है अलग अलग रचनाएं थी। 28वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 28वां प्रश्न है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। क्या स्त्री होना है कोई पाप है? तो बताइए किसका है ये कहानी का संवाद। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आकाशदीप। ठीक है, तो आकाशदीप का है, तो वहाँ पर से ये संवाद जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है। किसके द्वारा रचित है ये? जयशंकर प्रसाद, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है ये, और आकाशदीप से लिया गया है। इसमें पात्र जो है चंपा हो गया, बुद्धगुप्त हो गया, जया, वणिक, मणिभद्र हो गए। ठीक है, ये सारे पात्र थे इसमें। जयशंकर प्रसाद जी ने कहानियाँ और भी लिखी है, जैसे कि ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रसाद जी के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राज्यश्री, विशाल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। ट्वेंटी नाइन वाला प्रश्न, 29वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवासी लेखक मॉरिशिया का नहीं है। कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशिया का नहीं है। महेशराम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुंधर, महात्म सिंह। तो इसका आंसर आएगा महात्म सिंह। ठीक है, वो मॉरिशिया के नहीं। तो प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशिया के नहीं बल्कि सूरीनाम से संबंधित थे। किससे? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम से संबंधित थे। मॉरिशियस के कुछ प्रमुख लेखक हैं जैसे कि महेशराम जियावन, अभिमन्यु आनंद, रामदेव धुर्धन, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ मुनीश्वर लाल आदि। तो ऐसे ये सारे के सारे। अभिमन्यु जो आनंद है उन्हें तो मॉरिशिया का प्रेमचंद भी कहा जाता है, अभिमन्यु आनंद को। चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दे देती हूँ आपको। हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है। रूप मंजरी नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास। तो रूप मंजरी जो है वो नंददास की रचना है, अग्रवाल की नहीं है। ठीक है, नंददास की और भी कृति है जैसे रास पंचाध्याय हो गया, ठीक है, सिद्धांत पंचाध्याय हो गया, मान मंजरी हो गया, विरह मंजरी हो गया, अनेकार्थ मंजरी हो गया, दीन लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भवर गीत, सुदामा चरित्र, रस मंजरी आदि जैसे हैं। और भी इनके प्रसिद्ध है जैसे और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, राम ध्यान, ये सारी अग्रवाल की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किन किन की रचना है कौन सी। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चंस जो है हो गए होंगे। और इसी तरीके से अब हमने जितने भी दिन है हमारे पास, जितना ज़्यादा MCQs हम करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास जितने भी दिन है इसमें हम MCQ सीरीज़ करेंगे। आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि 3 डेज़ आप लोग जो है आराम से अपना मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है आराम से अपनी रिवीजन कीजिए, सभी चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए दोबारा से। ठीक है, और फिर 3 दिन मेरी जब MCQs की क्लास होती है तो आप लोग MCQs अटेंड कीजिए, तो आपके MCQs यहाँ कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालकर एक घंटा जो है फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और 2 घंटा आप सेकंड पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक अगर आप इस शेड्यूल से चलोगे तो डेफिनेटली आपका जो है JRF क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपके लिए अच्छी विशेज़ है और आप सक्सेसफुल अपनी पहुंच तक पहुँचें और ज़रूर आप जो है अब जो है अपने एम को हासिल करें। ठीक है, सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड चलिए अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है और व्हाट इज़ योर स्कोर, आपका क्या स्कोर आया है वो अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा 30 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर आया है। जो भी स्कोर आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कितना आया है, तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, बाय।